यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड हम लोगों का सीए फाइनल लॉ का, जैसे कि आप लोगों को पता है, इसके पहले वी हैव कवर्ड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड उसके बाद एफसीआरए एक्ट। तो ये दोनों एक्ट हम लोगों ने कवर किया है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर थर्ड एक्ट, दैट इज द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, जैसे मेरा जो सिस्टम है, मैं ये तीन चीज़ का डिस्कशन सबसे पहले करता हूँ। एक तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसको पढ़ने के बाद यू विल सिक्योर 4 to 5 मार्क्स इन योर एग्जाम। इसको कवर करने में वी विल बी टेकिंग 1 hour अप्रॉक्स, एंड मेरा जो नोट्स है दैट इज ऑफ अराउंड 15 पेजेस, राइट। ओके। सबसे पहले देखो, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट क्यों आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो द बेसिक थिंग इज, ये एक्ट ये बोलता है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अमंगस्ट पार्टीज आउटसाइड कोर्ट, मतलब आउटसाइड कोर्ट का जो सेटलमेंट है उसको कैसे किया जाता है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट वही चीज़ को एक गाइडेंस देती है, राइट। नेक्स्ट, बैकग्राउंड क्या है, देखो। टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ कोर्ट बेस्ड एडजुडिकेशन सिस्टम, मतलब कोर्ट बेस्ड जो एडजुडिकेशन सिस्टम है उस पर बहुत सारा शॉर्टकमिंग्स है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज आप लोगों को पता है लीगल सिस्टम थोड़ा स्लो है। तो उसको ओवरकम करने के लिए कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली एडीआर का कॉन्सेप्ट आया। अभी यहाँ पे एडीआर क्या है, एडीआर का मतलब है ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वेयर इवॉल्व्ड। अभी ये जो अपना आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है, इसके अंडर हम लोग कुछ एडीआर्स के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट थिंग इज आर्बिट्रेशन। देखो, सबसे जो अपना जो सबसे पहला वाला जो चीज़ है दैट इज आर्बिट्रेशन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉन्सिलिएशन। बट यहाँ पे देखो, मीडिएशन एंड नेगोशिएशन, बेसिकली एडीआर्स आर ऑफ 4 काइंड्स: आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन एंड नेगोशिएशन। बट अपना सिलेबस में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन है, मीडिएशन एंड नेगोशिएशन नहीं है। एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है मीडिएशन के बारे में, दैट इज कॉन्सिलिएशन वर्सेस मीडिएशन। बाकी मीडिएशन और नेगोशिएशन डिटेल में नहीं है, राइट। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एडीआर। एडीआर का क्यों, मतलब नॉर्मल कोर्ट में जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट एडीआर का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस, देखो, लोअर कॉस्ट, इसमें कॉस्ट कम लगते हैं। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेसेस, क्योंकि जो पार्टी है ना, यहाँ पे दोनों पार्टी खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्रोसेस कौन सा होगा, आपका आर्बिट्रेटर कौन होंगे, तो ये सब खुद डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे की पॉइंट आ जाएगा, एक तो देखो लोअर कॉस्ट हो गया, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी आ गया, थर्ड थिंग इज हायर कॉन्फिडेंशियलिटी। जो कोर्ट प्रोसेस है ना, वहाँ पे जनरल पब्लिक भी जाके वो हेयरिंग देख सकता है, सुन सकता है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहता, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रहता है। नेक्स्ट थिंग इज ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ सेटलमेंट, मतलब सेटलमेंट होने का चांसेस ज़्यादा है। थर्ड थिंग इज चॉइस ऑफ फोरम, कौन सा फोरम में आपका केस का हियरिंग होगा वो पार्टीज डिसाइड करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज चॉइस ऑफ सोल्यूशंस, अभी सोल्यूशंस क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, वो पार्टीज को ही एग्री करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे एक ना वो कोऑपरेटिव बिहेवियर ऑफ बोथ पार्टीज, मतलब दोनों जो पार्टी है उनके बीच में कोऑपरेशन रहना चाहिए, तो ये एक डिसएडवांटेज है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट थिंग इज पावर इम्बैलेंस बिटवीन पार्टीज। अभी पावर इम्बैलेंस का क्या मतलब है, ऐसा हो सकता है एक पार्टी बहुत बड़ा है, दूसरा कंपनी छोटा है, तो दोनों के बीच में वो इम्बैलेंस आ जाता है, कोई कोशिश करेगा कि इन्फ्लुएंस करना है, एंड लाइक दैट। एंड द लास्ट थिंग इज डिफिकल्टी इन एनफोर्सिंग फाइनल आउटकम। देखो, डिफिकल्टी इन एनफोर्सिंग फाइनल आउटकम, यहाँ पे जो फाइनल आउटकम है उसको बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। तो आर्बिट्रल अवार्ड क्या है, ये देखो, कोई लीगल मतलब जो आर्बिट्रल अवार्ड है, द पार्टीज आर नॉट लीगली बाउंड टू एनफोर्स इट, सो देयर माइट बी सम डिफिकल्टी इन केस ऑफ एनफोर्सिंग द फाइनल आउटकम। ओके। यहाँ से अब हम लोगों का जो फॉर्मल कंटेंट है यहाँ से चालू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे आप लोगों का जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस है उसको एक जनरल आप लोगों को आइडिया दे के रखा है। देखो यहाँ पे क्या है,
पार्टी वन है, एक पार्टी है, एंड यहाँ पे पार्टी टू है, दूसरी पार्टी। ये दोनों पार्टी के मतलब यहाँ पे एक चीज मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। ये दोनों पार्टी के बीच में ना, ये पार्टी वन हो गया, ये पार्टी टू हो गया, देयर मस्ट बी एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज। फर्स्ट थिंग क्या है, दोनों पार्टी आपस में आने चाहिए, उनके बीच एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड दीज टू पार्टीज शैल अपॉइंट। देखो यहाँ पे पार्टी वन भी अपॉइंट कर रहा है, पार्टी टू भी अपॉइंट कर रहा है। किसको अपॉइंट कर रहा है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब दिस इज अ बेंच ऑफ आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में वन और मोर आर्बिट्रेटर्स रहते हैं। तो ये जो लोग होंगे ना, दे विल बी न्यूट्रल थर्ड पार्टीज। अभी केस का जो वहाँ पे डिसीजन होगा, मतलब वो प्रोसेस को बोलते हैं एडजुडिकेशन। मतलब जो जो भी वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग्स होंगे, सोल्यूशन होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडजुडिकेशन। वो प्रोसेस का जो फाइनल आउटकम है, दैट इज आर्बिट्रल अवार्ड, उसको वो बोलेंगे। एंड आर्बिट्रल अवार्ड इज बाइंडिंग डिसीजन ऑन द पार्टीज, राइट। तो ये आर्बिट्रेशन प्रोसेस का ओवरऑल पिक्चर है। आई होप आप लोगों को ये पिक्चर आप लोग दिमाग में याद रखना, पूरा चैप्टर एकदम सिंपली उड़ जाएगा। नथिंग, ये बहुत इजी चैप्टर है। उसके बाद we will understand features, silent features of arbitration. First of all, arbitration agreement. देखो, कंसेंट इज एसेंशियल। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कंटेन्स द कॉन्सेंट। ये कॉन्सेंट दोनों पार्टीज के बीच में आपस में म्यूचुअल कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्सेंट नहीं होगा तो उसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं बोल सकते। दे मेंशन दैट इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट दे विल नॉट गो टू कोर्ट एंड दे विल प्रोसीड टू आर्बिट्रेट द डिस्प्यूट। मतलब आर्बिट जो कॉन्सेंट है ना, उसमें ये वर्डिंग्स एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट दे विल नॉट गो टू एनी कोर्ट एंड दे विल प्रोसीड टू आर्बिट्रेट द डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। इसका और एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, दिस एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। एंड यहाँ पे देखो, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का दो फॉर्म में हो सकता है। एक तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो मतलब दोनों पार्टीज के बीच में एक मेन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, समझो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई का प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक क्लॉज डाल दिया आर्बिट्रेशन रिलेटेड। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज और कैन बी अ सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। एक दूसरा अलग सा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी हो सकता है स्पेसिफिक। ओके, नेक्स्ट थिंग इज आर्बिट्रेटर। अभी आर्बिट्रेटर कौन है? आर्बिट्रेटर ऑल्सो नोन एज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। जो मैंने ऊपर अपनों को यहाँ पे बोला ना, ये जो यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो नोन एज arbitrators, right? Okay. So they are similar to a judge of a court. They should be independent and not biased. यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए एंड शैल नॉट बी बायस्ड। इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट देन कैन बी रिमूव्ड बाय द कोर्ट। जहाँ पे उनका इंडिपेंडेंस नहीं आ रहा है, वो केस में वन ऑफ द पार्टीज कैन अपील टू द कोर्ट एंड द कोर्ट कैन रिमूव देम। तो इसको, इसके रिलेटेड जो प्रोविजंस है आगे हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। अभी ये सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है? इसका मतलब है जुरिस्डिक्शन। देखो इसको उतना तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नहीं, फिर भी सिलेबस कवर करना है 100% तो करेंगे। इफ इंडिया इज द सीट, यहाँ पे इंडिया को सीट बोलेंगे, देन इंडियन लॉज वुड अप्लाई and Indian courts would have the authority to provide supportive assistance, that is to hear challenges against arbitral award। मतलब यहाँ पे सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होंगे? इंडिया को सीट बोलेंगे, देन इंडियन लॉज वुड अप्लाई एंड इंडियन कोर्ट्स वुड हैव द अथॉरिटी टू प्रोवाइड सपोर्टिव असिस्टेंस, दैट इज टू हियर challenges against arbitral award, राइट। देन पार्टी ऑटोनोमी। यहाँ पे ऑटोनोमी दोनों पार्टी का इंपॉर्टेंट है। पार्टीज हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट द लॉज फॉर आर्बिट्रेशन, पर्टिकुलरली इन द केसेस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल। देखो जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, मतलब समझो एक इंडियन कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, दोनों के बीच में अमलगमेशन हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट आ गया, तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। वो केसेस में
पार्टीज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा लॉ में आर्बिट्रेशन होगा, मतलब इंडियन लॉ में होगा या फिर फॉरेन लॉ में होगा। दे ऑल्सो हैव द ऑटोनॉमी टू सिलेक्ट द आर्बिट्रेटर। एक तो सिलेक्ट आर्बिट्रेटर को सिलेक्ट करते हैं, कर सकते हैं। दूसरा थिंग इज दे कैन सिलेक्ट द लॉज फॉर आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी मतलब क्या है? ऑटोनॉमी में दो बातें, दे कैन सिलेक्ट द लॉ एंड दे कैन सिलेक्ट द आर्बिट्रेटर, राइट? ओके। उसके बाद देखो फाइनलिटी ऑफ आउटकम। तो ये क्या है? यूजुअली देर इज नो अपील अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, हाउ एवर अपील कैन बी फाइल्ड इफ बिलो मेंशन केसेस हैपन्स। क्या क्या है? एक तो जहाँ पे इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मतलब दोनों पार्टीज के बीच में जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट ही इनवैलिड है, तो आउटकम जो है वो कैसे वैलिड हो सकता है? दूसरा, जहाँ पे जो भी दोनों पार्टीज है वो पार्टीज इनके मतलब वो लोग इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट मतलब समझो कोई माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अनसाउंड माइंड का कोई इंसान ने कर दिया, तो इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। देन इंडिपेंडेंस ऑफ आर्बिट्रेटर, मतलब जहाँ पे आर्बिट्रेटर इंडिपेंडेंट नहीं है। एंड चौथा केस है अनफेयर प्रोसीजर्स, मतलब जो आर्बिट्रेटर है उसने जो अवार्ड देते वक्त जो प्रोसीजर फॉलो किया दैट इज अनफेयर। तो ये चार केस में कोई भी पार्टी जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैटर्स आर ओनली नोन टू पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर्स। यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन में जो चीजें डिस्कस होंगे दैट शुड बी नोन टू ओनली टू द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर्स। ऑल आर बाउंड टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी हु इज नॉट इन्वॉल्व इन द आर्बिट्रेशन, राइट? ओके। नेक्स्ट थिंग इज आर्बिट्रल अवार्ड एंड उसका एनफोर्समेंट क्या होता है? अवार्ड एंड एनफोर्समेंट, इट इज द डिसीजन बाय द आर्बिट्रेटर्स। मतलब आर्बिट्रल अवार्ड क्या है? इट इज द डिसीजन बाय द आर्बिट्रेटर्स। इट इज मच सिमिलर टू इम्प्लीमेंट एन आर्बिट्रल अवार्ड इन अ फॉरेन नेशन देन टू, देखो इट इज मच सिंपलर। यहाँ पे ये जो वर्ड है सिंपलर, इसको हटा के मैं इजियर बोल देता हूँ। देखो, इट इज द, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो डेफिनेशन हो गया आर्बिट्रल अवार्ड का। आर्बिट्रल अवार्ड इज द डिसीजन बाय द आर्बिट्रेटर्स। देखो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इट इज द डिसीजन बाय द आर्बिट्रेटर्स। इट इज मच easier टू implement एन आर्बिट्रल अवार्ड इन अ फॉरेन नेशन दैट टू implement अ कोर्ट जजमेंट। देखो एनफोर्समेंट इज मेड अंडर अ ट्रीटी। क्या होता है? जब इंडियन कोर्ट में कोई भी हम लोग डिसीजन पास करते हैं तो फॉरेन कोर्ट में उसका लीगलिटी, मतलब वहां पे इम्प्लीकेशंस नहीं आते हैं ना, क्योंकि फॉरेन पार्टी जो है वो तो उसके उनके देश देश में जो लॉज एप्लीकेबल है उसके हिसाब से चलेगा। तो इंडियन लॉ के हिसाब से कुछ भी जजमेंट आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना फॉरेन स्टेट में बहुत डिफिकल्ट है। इन दैट केस अगर आर्बिट्रेटर, मतलब अगर if it is a arbitral award, in that case the enforcement of the decision can be very easy, because इंडियन गवर्नमेंट एंड फॉरेन स्टेट दोनों कुछ कोई एक ट्रीटी कर लेते हैं तो ट्रीटी के बेसिस पे दे कैन एनफोर्स द अवार्ड, राइट? ओके। नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस। देखो लिटिगेशन वर्सेस आर्बिट्रेशन, मतलब कोर्ट सिस्टम एंड आर्बिट्रेशन, इसका क्या डिफरेंस है? लिटिगेशन क्या है? इट टेक्स प्लेस इन अ कोर्ट। आर्बिट्रेशन, प्लेस इज चोजन बाय द पार्टीज। लिटिगेशन के केस में जज इज असाइंड बाय द कोर्ट, पार्टी चूजेस द आर्बिट्रेटर। लिटिगेशन गवर्न्ड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स एंड प्रोसीजर्स फॉलोड बाय कोर्ट्स इज फिक्स्ड। प्रोसीजर्स, देखो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? प्रोसीजर्स आर फिक्स्ड। यहाँ पे पार्टी कैन चूज द प्रोसीजर्स। देन प्रोसीजर्स आर ओपन टू पब्लिक, दैट इज नो प्रिवेसी। यहाँ पे कोई प्रिवेसी नहीं होता है, कॉमन पब्लिक भी जाके सुन सकते हैं। प्रोसीजर्स केप्ट कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाता है। देन कोर्ट डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू न्यूमरस अपील्स। कोर्ट डिसीजंस के अगेंस्ट बहुत सारे अपील्स किया जा सकते हैं, बट आर्बिट्रल अवार्ड्स कैन बी चैलेंज्ड ओनली ऑन वेरी फ्यू ग्राउंड्स। तो ये याद रखोगे। देन इट इज डिफिकल्ट टू एनफोर्स अ कोर्ट जजमेंट इन अ फॉरेन कंट्री। आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी एनफोर्स इन अ फॉरेन कंट्री वेरी इजीली। ठीक है, एनफोर्स्ड इन अ फॉरेन कंट्री वेरी इजीली, डिफिकल्ट टू एनफोर्स अ कोर्ट जजमेंट इन अ फॉरेन स्टेट। तो ये आप लोग ये जो यहाँ पे देखो कोर्ट में हो रहा है, यहाँ पे चोजन बाय द पार्टीज, जज इज असाइंड बाय कोर्ट, यहाँ पे पार्टी चोजेस आर्बिट्रेटर। तो ये
बेसिक डिफरेंस है जो फॉर्मल अपना कोर्ट सिस्टम है उसके साथ आर्बिट्रेशन का, ये आप लोग पढ़ लेना, याद रखोगे एंड याद रह जाता है जनरली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑथोरिटीज अंडर आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। ये एक्ट में ऑथोरिटीज कैसे होते हैं? फर्स्ट तो देखो, एक आएगा आपका जुडिशियल अथॉरिटी, देन उसके बाद कोर्ट्स, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस। एक एक करके सीखते हैं। जुडिशियल अथॉरिटी क्या है? नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। ये एक्ट में जुडिशियल अथॉरिटी का कोई डेफिनेशन नहीं दिया है। ओके। कोर्ट्स में क्या है? जहाँ पे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का बात होगा, वहाँ पे ओनली हाई कोर्ट में वो चीज़ डिस्कस हो सकते हैं। एंड इन केस ऑफ अदर आर्बिट्रेशंस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन जुरिस्डिक्शन, ये दोनों में से कोई भी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट इन जुरिस्डिक्शन। देन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का क्या यहाँ पे चक्कर है? देखो आप, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, दे अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पार्टीज। अभी कैसे होगा? जहाँ पे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, वहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कैन अपॉइंट द आर्बिट्रेटर, एंड इन केस ऑफ अदर आर्बिट्रेशंस हाई कोर्ट कैन अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। अभी कब अपॉइंट करेंगे? ऐसे तो पार्टी खुद ही अपॉइंट करते हैं, बट इन केस पार्टी, जो दोनों पार्टी है उनके उनके बीच में म्यूचुअल कंसेंट नहीं आ रहा है कि कौन अपॉइंट होगा एज एन आर्बिट्रेटर, इन दैट केस द पार्टीज कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर ऑन बिहाफ ऑफ देम। ओके। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 7। देखो, it is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen with respect to a legal relationship। तो आर्बिट्रेशन के लिए दोनों पार्टी के बीच एक लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग, ये तो पहले भी देख चुके हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी, देखो, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इन राइटिंग इफ, ये दो कंडीशन है, a document signed by the parties and an exchange of, देखो, एक तो डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट दोनों पार्टी ने साइन किया, और एन एक्सचेंज ऑफ, ये फॉर्म में भी अलाउड है। लेटर्स, दोनों पार्टी के बीच में लेटर एक्सचेंज हुआ, टेलेक्स एक्सचेंज हुआ, टेलीग्राम्स एक्सचेंज हुआ, ईमेल हो गया, तो ये सारा भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन सकते हैं। अभी देखो टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Two types of arbitration agreement can be there। एक तो arbitration clause, it is a clause contained in the principal contract। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टी के बीच में गुड सर्विस रिलेटेड कोई प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, उसी में, वही कॉन्ट्रैक्ट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया। दूसरा चीज क्या है? सबमिशन एग्रीमेंट। इट इज एन एग्रीमेंट टू रेफर डिस्प्यूट्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट टू आर्बिट्रेशन। सच एन एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू आफ्टर अ डिस्प्यूट हैव अरीजन। सबमिशन एग्रीमेंट मतलब दिस इज अ सेपरेट एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्लॉज मतलब प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में ही एक क्लॉज है, राइट? इतना ही याद रखना। देन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आर्बिट्रेशन, इसमें आर्बिट्रेशन मतलब कैसे काम करता है, उसका जनरल कुछ प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्सेंट। कॉन्सेंट में आप लोग ये एक वर्ड बहुत ही याद रखना है, दैट इज कॉन्सेंशस एड एडेडम। द कंसेंट शुड बी क्लियर एंड नॉट अनसर्टेन और एम्बिग्यूअस। देखो, तो जो कंसेंट दो पार्टीज में होगा, दैट शुड बी क्लियर एंड नॉट अनसर्टेन और एम्बिग्यूअस, वर्ड्स का यूज उसमें नहीं होना चाहिए। Once the parties have agreed to arbitrate, neither of the party can alone proceed to court for litigation। अभी कोर्ट में जाने के लिए भी दोनों का म्यूचुअल कंसेंट चाहिए, राइट? ओके। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। इवन इफ द आर्बिट्रेशन क्लॉज इज कंटेन्ड इन अ सेपरेट एग्रीमेंट, इट इज सेपरेट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सेपरेबल एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। देखो, ये एक डीमिंग फिक्शन है, दैट इज लीगल फिक्शन है। तो देखो, एक तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक अलग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एंड और एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में भी आर्बिट्रेशन क्लॉज हो सकता है। तो इन केस आर्बिट्रेट, कोई सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है, बट देर इज अ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। इन दैट केस वही क्लॉज को हम लोग सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मान के चलेंगे। ये एक डीमिंग फिक्शन है।
Okay. Then, what are the requirements of a valid arbitration agreement? First thing is the agreement should be in writing. देखो, no particular form or template mentioned in the act. It may not be in the form of a specific document. तो एक्ट में इतना ही बोला है कि इट शुड बी इन राइटिंग, बट कोई पर्टिकुलर फॉर्म और टेम्पलेट मेंशन नहीं किया है. ओके. एंड इट मे नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट. ऐसा कोई डायलॉग एक्सचेंज होता है वो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो सकता है. नेक्स्ट थिंग इज क्लैरिटी ऑफ कंसेंट. नो vague words. If it is only a possibility to go for arbitration, then it is not arbitration agreement. मतलब it the consent should be clear and not ambiguous. If it is only a possibility to go for arbitration, then it is not an arbitration agreement. याद रखोगे. Okay. Defined legal relationship. ये legal relationship is important. Any dispute that arises from a legal relationship can be submitted for arbitration. दोनों पार्टी के बीच एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए. There must be a contract, that is a principal contract for supplying goods, services, or any other business relationships. So any dispute that arises from legal relationship can be submitted for arbitration unless it is expressly barred by statute. अभी arbitration में तभी जा सकते हो जब उसमें कोई legal objection नहीं आता है. Disputes with respect to illegal activities can only be decided by courts. ये specifically याद रखना. कोई भी ऐसा dispute है जो इलीगल एक्टिविटीज के लिए है, दैट कैन ओनली बी डिसाइड बाय द कोर्ट्स. तो आर्बिट्रेशन में ये पावर्स नहीं है कि इलीगल एक्टिविटीज को भी वहां पे जजमेंट दिया जा सके. नेक्स्ट थिंग इज फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड. जो भी आर्बिट्रल अवार्ड आएगा, parties must agree that award is final and binding on them. Next thing is dispute. There must be a present or future dispute. तो dispute तो होना ही चाहिए ना. dispute नहीं होगा तो arbitration करोगे किसका. नेक्स्ट थिंग इज आर्बिट्रेबिलिटी. आर्बिट्रेबिलिटी मतलब कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो आर्बिट्रेशन में लेके जा सकते हो. देर आर सर्टन डिस्प्यूट्स दैट कैन ओनली बी डिसाइडेड बाय कोर्ट. उसका कुछ एग्जांपल्स मैंने देके रखा है. एक तो क्रिमिनल ऑफेंस कुछ भी होगा वो सिर्फ कोर्ट में डिसाइड हो सकता है. मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, डिवोर्स केसेस, देन गार्डियनशिप ऑफ अ चाइल्ड, उसके बाद मॉर्गेज सूट्स फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टीज. ये सब जो स्पेसिफिक केसेस है इसको सिर्फ कोर्ट में ही डिसाइड किया जा सकता है. देन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज सिग्नेचर. अ सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड व्हेन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ए का मतलब है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. अ सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड व्हेन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज कंटेन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जहां पे आर्बिट्रेशन क्लॉज का बात चल रहा है वहां पे सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड. नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड इफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज कंटेन्ड इन करस्पॉन्डेंस और एक्सचेंज ऑफ प्लीडिंग्स. राइट. तो ये एक छोटा सा पॉइंट था. देन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस. इसको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ. ठीक है. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस क्या होता है देखो. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस, ये पॉइंट का हम लोगों को सीखना पड़ेगा. क्या है. पार्टीज टू एन एग्रीमेंट कैन अग्री. कोई भी एक एग्रीमेंट है, पार्टीज टू एन एग्रीमेंट कैन अग्री टू आर्बिट्रेट बाई रेफरिंग टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. अभी यहाँ पे क्या है, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी है. ठीक है. वो दोनों, वो कॉन्ट्रैक्ट में मतलब जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस डाल दिया कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट वी विल रेफर टू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे द रेफरेंसेस मस्ट लीव नो डाउट इन द माइंड ऑफ द रीडर दैट द पार्टीज वांटेड टू इनकॉर्पोरेट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन देम. तो ये जो रेफरेंस है, दैट रेफरेंस शुड बी क्लियर एंड सॉलिड. एंड द मेन पॉइंट इज द रेफरेंस. ये यहाँ पे द रेफरेंस मस्ट लीव नो डाउट इन द माइंड ऑफ द रीडर. रीडर किसका है, मतलब ये एग्रीमेंट जो रीड कर रहे हैं, that the parties wanted to incorporate an arbitration agreement between them. So this should be clear, right? Okay. Next thing is टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. तो कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस है जहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है. एक तो देखो टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट. जो अपना प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है वही टर्मिनेट हो गया. इफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड थ्रू डिस्चार्ज, मतलब दोनों पार्टीज आपस में वो डिस्चार्ज कर दिया, गुड सप्लाई हो गया, इन दैट केस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड्स. बट यहाँ पे एक स्पेशल केस है. इफ देर इज अ ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कंटिन्यूज.
जो हम लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी पढ़ा था उसी के बेसिस में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विल स्टिल बी वैलिड। ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनेशन कब होगा? बाय म्यूचुअल कंसेंट, जहां पे दोनों पार्टी ज्वाइंटली एग्री करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डेथ ऑफ पार्टीज, इट कैन बी कंटिन्यूड बाय लीगल हेयर्स ऑफ द पार्टीज। लास्ट थिंग इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, an arbitration agreement can be ended by law by virtue of which any right of action is extinguished। मतलब कोई लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो वहां पे जो पार्टीज का राइट है उसको एक्सटिंग्विश करके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है। मतलब आर्बिट ये बाय लॉ का मतलब है टर्मिनेशन बाय कोर्ट ऑर्डर्स। यार हैंड राइटिंग खराब हो जा रही है। टर्मिनेशन बाय कोर्ट ऑर्डर्स, ये आप लोग यहाँ पे याद रखोगे। चलो, अभी इसके बाद वाला अपना डिस्कशन चालू होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है। एन आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ अ जज एंड आर्बिट्रेटर एडजुडिकेट्स द डिस्प्यूट, ये उसका काम हो गया। There can be one arbitrator or multiple arbitrators, both will be referred to as arbitral tribunal। AT का मतलब है arbitral tribunal। There can be one arbitrator or multiple arbitrators, both will be referred to as क्या? Arbitral tribunal। Parties can select arbitrators or they can delegate the power to appoint arbitrators to an independent institution। अभी institution मतलब देखो, एक तो पार्टी खुद सिलेक्ट कर सकते हैं आर्बिट्रेटर्स, और दे कैन डेलीगेट द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स टू अ एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन लाइक आईसीसी, फिक्की एटसेट्रा। आईसीआई प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर्स आर गवर्न्ड बाय आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। डिफरेंट ऑथोरिटीज विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट रिमूवल आर, मतलब यहाँ पे ऑथोरिटीज कौन कौन से है? एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है एंड सुप्रीम कोर्ट है। कब इनका जुरिस्डिक्शन पावर में आता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर? एनी पर्सन केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कैन बी एन आर्बिट्रेटर, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, दिस इज एज पर सेक्शन 10। द नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, द नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर, हमेशा ऑड नंबर ही होना चाहिए। when there is greater number of arbitrators it might be time taking। देखो आर्बिट्रेटर का नंबर बढ़ेगा तो टाइम टेकिंग होगा, उनके बीच म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए डिसीजन के पहले। ऑन द अदर हैंड क्वालिटी ऑफ द अवार्ड इंक्रीजेस, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स होंगे इन दैट केस क्वालिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड विल इंक्रीज। पार्टीज आर फ्री टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। जो भी यहाँ पे contesting parties है, parties are free to select the number of arbitrators। where parties fail to select even number of arbitrators, then the arbitral tribunal consists of a sole arbitrator। जहाँ पे the parties fail to select even number of arbitrators, in that case the arbitral tribunal consists of a sole arbitrator। नेक्स्ट थिंग इज अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। यहाँ पे अपना दो केस आएगा उनके, एक तो केस 1 है जहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर इज 1। अपना नेक्स्ट केस होगा केस 2 जहाँ पे मोर देन 1 आर्बिट्रेटर होगा। तो ये अपॉइंटमेंट कैसे होगा उसी का डिस्कशन है, छोटा सा डिस्कशन है। देखो, एक तो पार्टी 1 है, पार्टी 2 है, यहाँ पे एक ही आर्बिट्रेटर है, दे शुड जॉइंटली अपॉइंट, तो उसको बोलेंगे सोल आर्बिट्रेटर। ये तो इजी वाला केस था। नेक्स्ट केस इज जहाँ पे मोर देन 1 आर्बिट्रेटर, ये थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिकी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, राइट। ये एक पार्टी है, पार्टी 1, देर इज अ पार्टी 2। तो पार्टी 1 क्या करता है? आर्बिट्रेटर 1 को अपॉइंट करता है। पार्टी 2 क्या करता है? आर्बिट्रेटर 2 को अपॉइंट करता है। अभी देखो, अपने हम लोग यहाँ पे पता है कि इवन नहीं हो सकते, तो दो आर्बिट्रेटर हो गया ना, तो अपने को एक तीसरा आर्बिट्रेटर चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे, मतलब हु विल ब्रेक द इवन रूल। जो आर्बिट्रेटर इवन रूल को ब्रेक करता है उसको बोलते हैं क्या? प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। ये जो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर है इसको कौन अपॉइंट करेगा? दिस इज ही इज अपॉइंटेड बाय द आर्बिट्रेटर्स। यहाँ पे आर्बिट्रेटर 1 है, आर्बिट्रेटर 2 है, दे विल अपॉइंट द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर, राइट। ओके, देन अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय अनरिलेटेड पर्सन इंस्टीट्यूशन। ये जो अपॉइंटमेंट है
दिस कैन बी डन बाय अनरिलेटेड पर्सन और इंस्टीट्यूशन। मतलब दो दो बातें हम लोग ने पढ़ा था ना, एक तो पार्टी खुद कर सकता है, नहीं तो कोई इंस्टीट्यूशन को भी वो पावर डेलीगेट कर सकते हैं। इन केस अ पार्टी डेलीगेट्स द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट टू एन इंस्टीट्यूशन, दे शुड बी अनरिलेटेड, राइट। अभी उसका एग्जांपल क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई, प्रेसिडेंट ऑफ फिकी एटसेट्रा। तो गाइज यहाँ पे दो केस अपना हो गया है। एंड उसके बाद देखो देयर इज अ केस 3, जहां पे पार्टीज फेल टू अपॉइंट, क्या है, पार्टीज फेल टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर और they had not decided on a particular procedure to appoint। तो दो केस है जहां पे पार्टीज खुद अपॉइंटमेंट में फेल हो रहा है, मतलब पार्टीज आर अनेबल टू अपॉइंट, और they had not decided on a particular procedure to appoint। in that case they need to proceed in accordance with default procedure mentioned in the act। तो डिफॉल्ट प्रोसीजर मेंशन्ड इन द एक्ट क्या है, डिफॉल्ट प्रोसीजर यही है, केस 2 जो अपना है। तो डिफॉल्ट प्रोसीजर, उसके बाद वाला क्या है, इफ एनी पार्टी फेल्स टू फॉलो डिफॉल्ट प्रोसीजर देन द अदर पार्टी कैन अप्रोच कोर्ट। कोई भी एक, दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी अगर डिफॉल्ट प्रोसीजर फॉलो करने में फेल कर रहा है, इन दैट केस द अदर पार्टी कैन अप्रोच टू द कोर्ट, अदर पार्टी कैन अप्रोच टू द कोर्ट। उसके बाद क्या होगा, द कोर्ट इटसेल्फ विल अपॉइंट। यहाँ पे क्या होगा, द कोर्ट इटसेल्फ विल अपॉइंट, बट इट शैल कंसिडर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द आर्बिट्रेटर्स दैट द पार्टीज हैड एग्रीड अपॉन। मतलब कोर्ट खुद तो वहां पे अपॉइंटमेंट कर देगा, बट अपॉइंटमेंट करने से पहले कोर्ट आर्बिट्रेटर का जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जो पार्टीज ने डिसाइड किया था, वही क्वालिफिकेशन को कंसिडर करेगा बिफोर अपॉइंटमेंट, राइट। नेक्स्ट थिंग इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब आर्बिट्रेटर होने के लिए क्या क्या उसको होना चाहिए, ही कुड बी ऑफ एनी नेशनैलिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टी, समझो इंडिया यूके का दो पार्टी है, ऐसा नहीं है कि वो इंडिया या यूके का नेशनल होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो कनाडा से आए, चल जाएगा। देन केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड लैक ऑफ बायसनेस, ये तीन क्वालिटी, मतलब इसको आप लोग बोल सकते हो एलिजिबिलिटी टू बिकम एन आर्बिट्रेटर। क्या क्या है, he can be of any nationality, he should be capable of contracting, and there shall be lack of biasness। Okay, then there is another section, that is section 12। यहाँ पे क्या है, ग्राउंड्स फॉर चैलेंजेस। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ग्राउंड्स फॉर चैलेंज क्या क्या है, दो है, एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप और interest with any of the parties, whether financial interest, business, or professional interest, which is likely to give rise to doubts as to his independence। तो यहाँ पे क्या है, एनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप और इंटरेस्ट विथ एनी ऑफ द पार्टीज, whether the interest can be financial interest, business relation, professional relationship, etc., which is likely to give rise to doubts एज टू हिज इंडिपेंडेंस। एक तो देखो इंडिपेंडेंस में डाउट आ गया, दूसरा क्या पॉइंट है, व्हेन ही इज अनेबल टू डिवोट सफिशिएंट टाइम, when he is unable to devote sufficient time to the arbitration, his inability to complete the arbitration within 12 months, मतलब 12 महीने का अंदर अंदर आर्बिट्रेशन तो हो जाना चाहिए। देखो टाइम बचाना है, इसीलिए ना हम लोग कोर्ट में नहीं जाकर आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, तो उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है 12 मंथ्स के। 12 मंथ्स के अंदर अंदर आर्बिट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए, बट वेयर the arbitrator is unable to devote sufficient time to the arbitration, his inability to complete the arbitration within 12 months, in that case one of the parties can challenge the arbitral, can challenge to a court, ठीक है, for formal litigation process। next, व्हाट आर द इंस्टेंसेस ऑफ बायसनेस। ऊपर हम लोगों ने जो ये पढ़ रहे तब से कि आर्बिट्रेटर शैल नॉट बी बायस्ड एंड ऑल, तो उसका इंस्टेंसेस कौन कौन सा है, जब हम लोग बोलेंगे दैट द आर्बिट्रेटर इज बायस्ड, व्हेन द आर्बिट्रेटर इज एन एम्प्लॉय एजेंट ऑफ पास्ट और प्रेजेंट, मतलब जो आर्बिट्रेटर है ही इज एन पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय और एजेंट ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, ही इज लॉयर और लॉ फर्म ऑफ द पार्टीज।
A close family member of the arbitrator has significant financial interest is in any of the parties. उसका कोई फैमिली मेंबर है जो ये दोनों पार्टीज में सिग्निफिकेंट फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, समझो उसमें 10% का शेयर होल्डिंग रखा है, तो the arbitrator might also be related. Then legal representative of a party. Arbitrator cannot be a legal representative of a party. The arbitrator has a significant financial interest in parties. The arbitrator has previous involvement in the case. तो ये सारा जो केस है इसमें हम लोग बोलेंगे कि the arbitrator has a biasness towards one of the parties. Next, duties and liabilities of an arbitrator. ये देखो, the arbitrator shall conduct the proceedings without delay, that is unnecessary delays are to be avoided. Next क्या है? He shall remain at all times impartial. A biased outcome is no outcome as not acceptable under law. देखो, biased outcome को outcome नहीं माना जाएगा, that is not acceptable under law. The arbitrator shall keep all matters concerning arbitrator confidential. Arbitrators should discuss the matter and it shall be rendered by majority. जो आर्बिट्रेटर है दे शुड डिस्कस अमंग देमसेल्व्स द मैटर्स एंड द डिसीजन शुड बी रेंडर्ड बाय मेजॉरिटी. नेक्स्ट क्या है? दे शैल अवॉइड यूनिलैटरल कम्युनिकेशन विद वन पार्टी. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों पार्टी में से सिर्फ एक ही से आर्बिट्रेटर कम्युनिकेट किया जा रहा है, दूसरा पार्टी को कुछ बताया नहीं जा रहा है. नेक्स्ट थिंग इज they shall ensure all communication received from one party is communicated to other party. समझो पार्टी वन से कम्युनिकेशन कुछ आ रहा है, कुछ एविडेंसेस दिया जा रहा है, कुछ चैलेंजेस किया जा रहा है, तो आर्बिट्रेटर को ये इंश्योर करना पड़ेगा वो सारा कम्युनिकेशन पार्टी टू को भी कम्युनिकेट किया जाए. नेक्स्ट थिंग इज द आर्बिट्रेटर नीड टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो ये आर्बिट्रेटर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया. नेक्स्ट थिंग इज टर्मिनेशन, रिमूवल, सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. मतलब ये पॉइंट क्या है? टर्मिनेशन, रिमूवल, सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. मतलब आर्बिट्रेटर को रिमूव कब किया जाता है? when the arbitrator leaves voluntarily. मतलब रीजन फॉर लीविंग मे और मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड. आर्बिट्रेटर को खुद लग रहा है कि भाई अभी मेरे को आर्बिट्रेटर नहीं रहना तो छोड़ के जा सकता है. नेक्स्ट, when all parties agree that arbitrator should be removed in case he does not have expertise. मतलब जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो चुका है ही इज नॉट एन एक्सपर्ट, पार्टीज को लग रहा है कि भाई इनकॉम्पिटेंट बंदा है, इसको निकालो. थर्ड पॉइंट इज आर्बिट्रेटर अनेबल टू कंटिन्यू. देखो आर्बिट्रेटर्स वहां पे बीमार हो गया, ही फॉल्स सिक एंड अनेबल टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन दैट केस आर्बिट्रेटर इज अनेबल टू कंटिन्यू. फोर्थ पॉइंट इज व्हेन द आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड्स. तो आर्बिट्रेशन यहाँ पे क्या है? व्हेन आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड्स. आर्बिट्रेशन प्रोसेस कब कब एंड होता है? एक तो फाइनल अवार्ड हैज बीन मेड. देखो एज पर सेक्शन अंडर सेक्शन 32 फाइनल अवार्ड आ चुका है और फेलियर टू मेक अवार्ड विद इन 12 मंथ्स. तो ये सेक्शन 29A के तहत है, जहाँ पे आर्बिट्रेटर हैज फेल्ड टू मेक एन अवार्ड विद इन 12 मंथ्स, वहाँ पे भी एंड हो जाएगा. देन पार्टीज डिसाइड नॉट टू कंटिन्यू आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25. मतलब वो पार्टीज दोनों में डिसाइड कर लिया कि अभी भाई आर्बिट्रेशन में कुछ फायदा नहीं है, नहीं करना है. डिस्प्यूट ही वो लोग ने खुद ने मिलके बता दिया कि अभी नहीं करना है, ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए. देन फिफ्थ पॉइंट इज वेयर कोर्ट डिसाइड्स आर्बिट्रेटर शैल बी रिमूव्ड. ये कौन सा केस है? कोर्ट डिसाइड्स आर्बिट्रेटर शैल बी रिमूव्ड. एनी पार्टी कैन गो टू द कोर्ट फॉर रीजन ऑफ. यहाँ पे कौन सा भाई ग्राउंड क्या होना चाहिए जहाँ पे कोर्ट आर्बिट्रेटर को हटाएगा? बायसनेस के वजह से. देखो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा आराम से समझते हैं क्या है इसमें. यहाँ पे देखो एक पार्टी है, ये पार्टी चैलेंज किया. फर्स्ट चैलेंज किसको करेगा? आर्बिट्रेश जो यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, जो पार्टी है इसको लग रहा है कि ये बायस्ड है. मतलब यहाँ पे बायस्ड कौन है? बायस्ड यही है, जो अपना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वही बायस्ड है. तो पार्टी फर्स्ट इसको चैलेंज करेगा कि भाई तुम बायस्ड हो. अभी वहां पे कुछ नहीं होगा, उसके बाद द पार्टी कैन गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा केस में जाएगा? जहाँ पे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का बात हो रहा है. एंड द पार्टी कैन ऑल्सो गो टू द हाई कोर्ट. ये देखो ये यहाँ पे ये जो बात है यहाँ पे फर्स्ट चैलेंज यहाँ पे है एंड सेकेंड चैलेंज यहाँ पे है. तो in case of international commercial arbitration, in that case the party can go to the high court.
नेक्स्ट क्या है, व्हेन एन आर्बिट्रेटर हैज बीन रिमूव्ड अ न्यू आर्बिट्रेटर कैन बी अपॉइंटेड कीपिंग इन माइंड द ओरिजिनल मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट। देखो, जहां पे एक पुराना आर्बिट्रेटर कोर्ट ने रिमूव कर दिया है, नया आर्बिट्रेटर आना चाहिए। नया आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कैसे करना होगा, फॉलोइंग द ओरिजिनल मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, जो हमने पहले देखा कि पार्टी वन करेगा, पार्टी टू करेगा, इवन नंबर नहीं होना चाहिए, प्रिसाइडिंग एक, वहां पे प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर भी होना चाहिए, तो वो ओरिजिनल मेथड फॉलो होगा। इफ हाउ एवर इट फेल्स, मतलब जहां पे पार्टीज फेल होता है, इफ हाउ एवर इट फेल्स देन पार्टीज कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अपॉइंटमेंट के केस में कोर्ट्स का क्या जुरिस्डिक्शन है। देन पार्टीज कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कब जाएगा, देखो सुप्रीम कोर्ट तब जाएगा जहां पे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का बात हो रहा है, एंड द पार्टीज कैन गो टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कब जाएगा, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के केस में। सो दिस वाज इट। इसके बाद अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रही है आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड क्या है, देन आर्बिट टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, एंड उसके बाद नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन अवार्ड, देन ग्राउंड्स फॉर रिव्यूइंग एन अवार्ड, कंसिक्वेंसेस ऑफ चैलेंजेस। सो अपना और एक दो पेज का डिस्कशन बचा है आर्बिट्रेशन में, राइट। सो इसको फटाफट करते हैं, चलो। आर्बिट्रल अवार्ड देखो, ओनली अ पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन चैलेंज। जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पार्टी हिस्सा नहीं है, दे कैन नॉट चैलेंज। नेक्स्ट थिंग इज द आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी चैलेंज इन अ कोर्ट ओनली। तो यहाँ पे दो बातें, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकता है, हाई कोर्ट में कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कब कौन सा करेगा, डोमेस्टिक वाला। हाई कोर्ट में कौन सा, इंटरनेशनल वाला। तो यहाँ पे ऐसे याद रखो, ये डोमेस्टिक केसेस और ये इंटरनेशनल केसेस, राइट। देन द चैलेंज कैन बी मेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द ओरिजिनल अवार्ड। जहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड आया वहां से लेके 3 महीने के अंदर अंदर कर सकता है, एंड 30 डेज मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है। देन कोर्ट ऑन रिक्वेस्ट बाय अ पार्टी कैन पुट स्टे ऑर्डर विद कंडीशंस। तो जो कोर्ट है वो स्टे ऑर्डर भी डाल सकता है, बट इट में अटैच सम कंडीशंस। देन टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। देखो यहाँ पे 4 तरीके का आर्बिट्रल अवार्ड्स है। एक तो इंटरिम अवार्ड है, एक फाइनल अवार्ड है, एक सेटलमेंट अवार्ड है, एंड एक एडिशनल अवार्ड है। अभी क्या है इसका मतलब क्या है, सीख लेते हैं। इंटरिम अवार्ड, इंटरिम अवार्ड क्या है, दिस अवार्ड रिमेन्स इन फोर्स टिल द फाइनल ऑर्डर कम्स। तो एक इंटरिम एक दे दिया, अभी के लिए ये ऑर्डर वैलिड रहेगा जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है। नेक्स्ट इज फाइनल अवार्ड। फाइनलिटी मतलब फाइनल अवार्ड कौन किसको बोलेंगे, फाइनली एडजुडिकेट्स ऑन द इश्यूज सबमिटेड फॉर आर्बिट्रेशन। मतलब आर्बिट्रेटर्स, वो लोग ने एडजुडिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फाइनली जो ऑर्डर पास किया उसको बोलेंगे फाइनल अवार्ड। नेक्स्ट इज सेटलमेंट अवार्ड। पार्टीज मे चूज टू सेटल द मैटर इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एडजुडिकेटेड बाय द आर्बिट्रेटर। कभी कभी पार्टीज को ऐसा भी लग सकता है कि भाई आर्बिट्रेशन प्रोसेस में बहुत अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, इसको कंटिन्यू नहीं करते, अपने आपस में ही सेटलमेंट कर लेते हैं। दे में अप्रोच टू द आर्बिट्रेटर कि भाई ये सब ड्रामा बंद करो, अपने को सेटलमेंट चाहिए, कर दो, ले दे के खत्म करो। तो सेटलमेंट अवार्ड हो सकता है। नेक्स्ट इज एडिशनल अवार्ड। एडिशनल अवार्ड क्या है, व्हेन अ फाइनल अवार्ड इज मेड but later on it is found that certain claims were not resolved, then parties can claim within 30 days। जो parties है, parties can claim within 30 days, and tribunal can pass additional awards covering the issues left out in original award। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, देयर मस्ट बी फ्यू इश्यूज दैट वर लेफ्ट आउट इन द ओरिजिनल अवार्ड। उसके बाद पार्टीज को लगा कि भाई ये चीज़ें तो डिस्कस हुआ ही नहीं, तो वो लोग फिर से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास गए विद इन 30 डेज ऑफ द अवार्ड। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वो मैटर्स को डिस्कस करके एडिशनल अवार्ड पास कर देगा। नेक्स्ट थिंग इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन अवार्ड। द अवार्ड देखो मस्ट बी अ डिसीजन बाय मेजोरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। द अवार्ड मस्ट बी अ डिसीजन बाय मेजोरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स। नेक्स्ट क्या है, द अवार्ड शैल बी इन राइटिंग साइंड एंड डेटेड, ओनली मेजोरिटी नीड्स टू साइन। यहाँ पे देखो ऐसा कहीं पे कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि सारा आर्बिट्रेटर को साइन करना चाहिए।
only majority needs to sign. However, award shall state the reason for any omitted signature. समझो कोई भी ऐसा आर्बिट्रेटर है जो अग्री नहीं कर रहा है डिसीजन में, तो वो साइन नहीं करेगा. जहां पे कोई भी आर्बिट्रेटर साइन नहीं करता है, दैट अवार्ड शैल मेंशन द रीजन फॉर सच omitted signature. देन द अवार्ड मस्ट बी रीजन्ड. अवार्ड में जो डिसीजन दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, मस्ट बी रीजन्ड का मतलब क्या है, देर, देखो ये क्या है, देर मस्ट बी, अरे यार, मस्ट बी रीजन्ड, तो इसको बोलेंगे रीजन फॉर डिसीजनिंग. तो जो भी डिसीजन दिया जा रहा है उसका क्या रीजन है, उसको अवार्ड में मेंशन करना चाहिए. एंड इफ नो रीजनिंग द अवार्ड शैल बी इनवैलिड. राइट, ये याद रखोगे. द देन क्या है, मस्ट नॉट बी वैलिड. इट मस्ट बी क्लियर विदाउट, देखो इट मस्ट बी क्लियर अबाउट डिसीजन, मतलब जो भी डिसीजन दिया है वो क्लियर होना चाहिए ऑन ईच इश्यूज एंड ऑन लाइबिलिटीज. अभी इट शैल बी क्लियर, एंड क्या क्या मेंशन होना चाहिए, decision on each issue and on liabilities of the parties. Next thing is the award should be capable of being performed. ऐसा भी नहीं कि unrealistic कुछ बता दिया. The award should be realistic and should not ask parties to do something illegal. क्या क्या होना चाहिए, एक तो realistic होना चाहिए and कुछ भी illegal करने को नहीं बता रहा हो. Then it must not be illegal or against public policy. जो अवार्ड दिया जा रहा है, इट शैल नॉट बी इलीगल और इट शैल नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. इफ इन वायलेशन विद पब्लिक इंटरेस्ट, इनवैलिड अवार्ड, उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा. चलो, नेक्स्ट थिंग इज ग्राउंड्स फॉर रिव्यूइंग एन अवार्ड. कौन कौन सा ऐसा ग्राउंड है जहां पे जो अवार्ड है उसको रिव्यू किया जाएगा. हायर अथॉरिटी में, मतलब कोर्ट्स में क्या है, वेयर द पार्टी इज अंडर इनकेपेसिटी. मतलब क्या, कोई माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, देखो क्या हो गया, जहाँ पे पार्टी फोर्स्ड हुआ वो अनसाउंड माइंड का बंदा निकला, जहाँ पे माइनर है, तो ये सब केसेस में पार्टी इज इनकेपेसिटी, मतलब पार्टी इज अंडर इनकेपेसिटी. नेक्स्ट थिंग इज इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं था भाई. देन पार्टी इज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग्स. जहाँ पे जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो पार्टी को कोई नोटिस नहीं देता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर रिलेटेड, या फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में पार्टी को टाइमली बताता ही नहीं है. नेक्स्ट थिंग इज award deals with disputes not submitted for arbitration. मतलब अवार्ड में जो अवार्ड, इस चीज, मतलब जो अवार्ड दिया गया आर्बिट्रेशन में, तो पार्टीज ने जो इशू को लेके आर्बिट्रेशन सबमिट किया था, अवार्ड तो उससे रिलेटेड है ही नहीं, कोई दूसरा चीज का अवार्ड आ गया, तो वो भी चैलेंज किया जा सकता है. नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन नॉट एज पर लॉ. जो आर्बिट्रेशन अवार्ड आया वो लॉ को फॉलो ही नहीं किया गया. देन द मैटर इज नॉट आर्बिट्रेबल. मतलब क्या है, ये नॉट आर्बिट्रेबल कौन सा है, वही हम लोगों ने पॉइंट्स ऊपर पढ़ा कि कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गया या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, वो सब केसेस में तो आर्बिट्रेबल है ही नहीं, तो उसको आर्बिट्रेशन में डिस्कस किया गया तो उसको चैलेंज करेंगे. देन द अवार्ड इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. तो ये सब केसेस में ये है अपना ग्राउंड्स फॉर रिव्यूइंग एन ऑर्डर. अभी ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चैलेंज, मतलब ऑर्डर ऑफ कोर्ट. तो एक बार रिव्यू हुआ, क्या क्या कोर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर्ट कैन सेट असाइड. सेट असाइड का मतलब है द कोर्ट में कैंसिल द ओरिजिनल अवार्ड. सेकेंड, कोर्ट क्या कर सकते हैं, कन्फर्म द अवार्ड, मतलब ओल्ड अवार्ड इज वैलिड, कोई कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, द कोर्ट कैन मॉडिफाई. मॉडिफाई का क्या मतलब है, मॉडिफाई एंड वैलिड, मतलब वो पुराना अवार्ड को मॉडिफाई कर दिया एंड कोर्ट बोला कि ये मॉडिफाइड ऑर्डर विल बी वैलिड. नेक्स्ट थिंग इज द कोर्ट कैन रेफर बैक टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. रेफर बैक किस लिए करेगा, बोलेगा द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल करेक्ट द mistakes, and if not corrected by arbitral tribunal, the award will be set aside by the court. ये चार ऑप्शन है, क्या क्या, set aside, confirm, modify, refer back to the AT. नेक्स्ट थिंग इज, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन टाइप का है, देखो एक बार जस्ट देख लो. एनफोर्समेंट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड शैल हैपन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर
1908, ये पॉइंट याद रखना। एनफोर्समेंट, देखो एमसीक्यू के लिए ये सब वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट है। एनफोर्समेंट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड शैल हैपन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो क्या बोला, जो आर्बिट्रल अवार्ड का एनफोर्समेंट होगा, तो एनी एनफोर्समेंट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड shall happen under Code of Civil Procedure 1908 in the same manner as if it were a decree of the court. In the same manner as if it were a decree of the court, मतलब कोर्ट ने कोई डिक्री दिया उसको जैसे एनफोर्स किया जाएगा, आर्बिट्रल अवार्ड को भी वैसे ही दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सिलिएशन। देखो कॉन्सिलिएशन इज रिलेटिवली अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट, छोटा सा ही पार्ट है अपना ये सिलेबस का, फटाफट से निपटा लेते हैं तो अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इज कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन के फीचर्स कौन कौन से क्या क्या है। फर्स्ट थिंग इज वॉलेंटरी। all the parties have to agree to have their disputes conciliated. Unless all the parties involved in the dispute agrees, the matter cannot be conciliated। मतलब सबका यहाँ पे सबका एग्रीमेंट चाहिए, एंड द एग्रीमेंट शुड बी वॉलेंटरी एग्रीमेंट। तो क्या है, इफ एनी पार्टी इज फोर्स्ड देन द आउटकम ऑफ सच कंसिलिएशन वुड नॉट बी बाइंडिंग ऑन दैट पार्टी। मतलब कोई भी पार्टी को जबरदस्ती किया गया तो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट है वॉलेंटरी एग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट इज नॉन एडवर्सरियल। इसका क्या मतलब है, वेयर पार्टीज डू नॉट compete with each other। मतलब कॉन्सिलिएशन के केस में पार्टीज डू नॉट compete with each other। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड अ solution टू द प्रॉब्लम दैट इज बेस्ट suited फॉर ऑल। जैसे आर्बिट्रेशन में कोर्ट केसेस में क्या होता है, वो चैलेंज होता है कि किसी ना किसी को जीतना ही है, बट यहाँ पे द मेन फोकस इज टू फाइंड अ solution टू द प्रॉब्लम दैट इज बेस्ट suited फॉर ऑल। थर्ड फीचर इज फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट। द सेटलमेंट इज फाइनल एंड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, ये तो हर जगह पे है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी। द कॉन्सिलिएटर एंड द पार्टीज, देखो यहाँ पे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, एक तो कॉन्सिलिएटर है एक तो पार्टीज है। वहां पे क्या आर्बिट्रेटर था, यहाँ पे कॉन्सिलिएटर है। द कॉन्सिलिएटर एंड द पार्टीज कैन नॉट डिस्क्लोज टू पर्सन्स who is not a party to conciliation any matter relating to conciliation process, only those disputes which are not prohibited by law from being conciliated can be submitted for conciliation। मतलब क्या है, only those disputes which are not prohibited by law from being conciliated can be submitted to the conciliation। मतलब illegal कुछ भी conciliation में नहीं जा सकता है। next thing is commencement of conciliation proceedings। the party initiating conciliation shall send to the other party a written invitation। first क्या होना चाहिए, जो पार्टी इनिशिएट कर रहा है ही शैल सेंड टू द अदर पार्टी अ रिटन इन्विटेशन। नेक्स्ट थिंग इज कंसिलिएशन स्टार्ट्स व्हेन द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स द इन्विटेशन इन राइटिंग। कंसिलिएशन कब स्टार्ट होगा बच्चा, व्हेन the other party accepts the invitation in writing। next thing is if other party rejects, no conciliation। if the other party rejects, then no conciliation commences। fourth point is if the party initiating conciliation does not receive a reply। देखो ये जो reply है, he does not receive a reply within 30 days or such time as mentioned in the invitation। एक तो क्या, नॉर्मल टाइम लिमिट जो है कुछ भी मेंशन नहीं किया है इनविटेशन में तो 30 डेज के अंदर अंदर रिसीव होना चाहिए। अगर कुछ उसने, दूसरा ऑप्शन क्या है, ही कैन मेंशन सम टाइम लिमिट इन द इनविटेशन देन ही कैन ट्रीट दिस एज अ रिजेक्शन। मतलब दोनों टाइम के अंदर, एक तो 30 दिन के अंदर अंदर, या तो कोई ऐसा टाइम लिमिट जो इनविटेशन में मेंशनड है। अगर वैसा नहीं आता है देन इन दैट केस ही कैन ट्रीट दिस एज अ रिजेक्शन ऑफ इनविटेशन। मतलब यहाँ पे कॉन्सिलिएशन स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्सिलिएशन प्रोसेस। एक तो देखो नंबर ऑफ कंसिलिएटर डिस्कस करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर ऑफ कंसिलिएशन डिस्कस करेंगे, एंड के नॉट स्टार्ट आर्बिट्रेशन और कोर्ट। मतलब कंसिलिएशन चल रहा है तो वहां पे दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। देन टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन। तो इतना ही सारा अपना है, एक एक करके कंसिलिएशन प्रोसेस सीखते हैं। नंबर ऑफ कंसिलिएटर, इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज। यहाँ पे मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 कॉन्सिलेटर हो सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर, अपॉइंटमेंट देखो कॉन्सिलेटर कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय पार्टीज। पार्टीज कैन ऑल्सो अप्रोच, वही सेम चीज है, ऑल्सो अप्रोच टू एन इंस्टीट्यूशन फॉर दिस इंडिपेंडेंट। बट जो इंस्टीट्यूशन है दे शेल क्या बोला, दे जो भी मतलब कॉन्सिलेटर होगा दे मस्ट बी
इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल कॉन्सिलिएटर्स आर टू बी सिलेक्टेड। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे प्रोसीजर ऑफ कंसिलिएशन। वंस कॉन्सिलेटर अपॉइंटेड बोथ द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। देखो, कॉन्सिलेटर अपॉइंट हो गया, उसके बाद बोथ द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर स्टेटमेंट्स इन राइटिंग, सप्लाई डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एविडेंसेस टू द कॉन्सिलेटर। कॉन्सिलेटर के मतलब एक बार कॉन्सिलेटर अपॉइंट हो गया, उसके बाद जो भी कम्युनिकेशन होगा टू टू द कॉन्सिलेटर, दैट ऑल मस्ट बी इन राइटिंग। देन कैन नॉट स्टार्ट आर्बिट्रेशन कोर्ट व्हेन कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स आर ऑनगोइंग। क्या बोल रहे हैं? When conciliation proceedings are ongoing, parties cannot start any arbitration or approach to the courts। मतलब कॉन्सिलिएशन चल रहा है, वहां से ये आर्बिट्रेशन या तो कोर्ट जाने का ऑप्शन नहीं बचता है, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू सेम डिस्प्यूट्स विच आर पार्ट ऑफ, देखो ऐसा कोई डिस्प्यूट है जो कॉन्सिलिएशन में नहीं डिस्कस हो रहा है, उसके लिए आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा सकते हैं, बट फॉर द सेम डिस्प्यूट जिसके बारे में कॉन्सिलिएशन चल रहा है, उसी के बारे में जो पार्टीज है, आर्बिट्रेशन या तो कोर्ट का ऑप्शन उसके लिए नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग इज टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा केसेस में कॉन्सिलिएशन टर्मिनेट हो जाएगा? एक, ऑन साइनिंग ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट, मतलब दोनों पार्टी आपस में सेटल कर लिया कि भाई ये सब झमेला अपने को नहीं चाहिए, जो भी है भाई ले दे के खत्म करते हैं। तो एक तो on signing a settlement agreement, then by a written declaration of the conciliator after consultation with parties that further effort of conciliation is no longer justified। क्या बोलता है? by a written declaration of the conciliator, जहां पे कंसिलिएटर एक रिटन डिक्लेरेशन देता है दोनों पार्टीज के साथ डिस्कस करने के बाद, व्हेन द कंसिलिएटर गिव्स अ रिटन डिक्लेरेशन दैट further conciliation not required, then by a written declaration of the parties to conciliator। एक तो देखो conciliator parties को declaration दे रहे हैं, दूसरा यहाँ पे है written declaration of the parties to the conciliator that the conciliation proceedings are terminated। फोर्थ पॉइंट क्या है? by a written declaration of a party to one party and the conciliator that conciliation proceedings are terminated। थर्ड क्या, फोर्थ पॉइंट क्या है? by a written declaration of a party to the other party and the conciliator। मतलब ये इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखो भाई, रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे क्या है, ये समझो अपना कॉन्सिलिएटर है, तो कॉन्सिलिएटर क्या करेगा, यहाँ पे पार्टी वन पार्टी टू को डिक्लेरेशन दे देगा कि भाई टर्मिनेटेड हो गया, आफ्टर डिस्कसिंग विद देम। देन द सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये पार्टी वन है पार्टी टू है, ये दोनों ने आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया कि टर्मिनेशन होगा, ये लोग यहाँ पे कॉन्सिलेटर को बता दिया। ये लास्ट केस क्या है भाई? रिटन डिक्लेरेशन। देखो यहाँ पे पार्टी वन है, इसने डिक्लेरेशन दिया पार्टी टू को एंड साथ साथ में कॉन्सिलेटर को कि भाई अपना यहाँ पे टर्मिनेशन होगा। तो सीधा सीधा बात ये है, यहाँ पे ऐसा याद रख लो भाई, म्यूचुअल डिस्कशन अमंग द पार्टीज एंड द कॉन्सिलिएटर कि भाई अपने को ये टर्मिनेट करना है, तो वो केस में इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ऐसा। एंड और एक कौन सा अपना केस था? ऑन साइनिंग अ सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो इतना याद रखो, काम चल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिलिएशन एंड मीडिएशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से आ जाता है। चलो, ये आई थिंक दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। यस, थोड़ा सा और पेशेंस रखो यार, खत्म हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, mediation, the mediator plays a facilitative role and attempts to guide the parties towards a solution. Thus, the solution should come from the parties themselves। Okay. Conciliation के केस में the conciliator plays a more proactive role. He acts as a facilitator। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं उसी को, देखो यहाँ पे क्या है, प्रोएक्टिव रोल है। ही एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, इवेल्युएटर, इंटरवेनर। इन अदर वर्ड्स ही कैन ऑल्सो along with the parties suggest solution, right। तो यहाँ पे क्या था, solution should come from the parties, बट यहाँ पे कॉन्सिलिएटर भी solution दे सकता है। तो ये अपना गया फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट इज द आउटकम इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। यहाँ पे मीडिएशन के केस में द आउटकम इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, और यहाँ पे आउटकम क्या होता है? देखो यहाँ पे आउटकम एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे आउटकम इज अ सेटलमेंट एग्रीमेंट। ओके।
Then third point is the agreement reached by the parties is a contract enforceable by law. यहाँ पे जो एग्रीमेंट आउटकम आता है मीडिएशन में, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. एंड कॉन्सिलिएशन में द सेटलमेंट एग्रीमेंट रीच बिटवीन द पार्टीज हैज द सेम स्टेटस एज एन आर्बिट्रल अवार्ड और एग्रीड टर्म्स. इन अदर वर्ड्स इट इज एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री ऑफ कोर्ट. यहाँ पे जो आउटकम आया ना, ये आउटकम है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. यहाँ पे जो आउटकम आया दैट इज अ डिक्री, दैट इज एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री. ये डिफरेंस है. यहाँ पे मीडिएशन में जो आउटकम आया दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट. नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट का डिफरेंस देख लेते हैं. मीडिएशन is governed by section 89 of the code of civil procedure. Conciliation is governed by part 3 of the arbitration and conciliation act. देखो, मीडिएशन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के द्वारा चलता है, यहाँ पे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है. देन मीडिएशन इज गवर्न बाय कॉन्फिडेंशियलिटी. हाउएवर कॉन्फिडेंशियलिटी इन मीडिएशन इज ऑफन बेस्ड ऑन ट्रस्ट. यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, बट कॉन्फिडेंशियलिटी इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्सिलिएशन इज बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी. देखो, कॉन्सिलिएशन इज बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी. एक्सटेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज डीम्ड बाय द लॉ. ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी फेटल ऑफ द एंटायर प्रोसेस. मतलब मीडिएशन में कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होना चाहिए, बट दैट बेसिकली बेस्ड ऑन ट्रस्ट. मतलब नहीं भी हुआ चल जाएगा, बट कॉन्सिलिएशन के केस में कॉन्फिडेंशियलिटी होना मैंडेटरी है. मतलब दैट इज अ मैंडेट. एंड जो लास्ट पॉइंट है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मत पढ़ो इसको. देन यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, क्या है, दो बातें. जो अपना कॉन्सिलिएशन प्रोसेस है, द कॉन्सिलिएशन प्रोसेस इज मच बिगर कॉन्सेप्ट देन मीडिएशन. एंड सेकेंड चीज, कॉन्सिलिएटर प्लेज मोर इंपॉर्टेंट एंड इन्वॉल्व रोल देन मीडिएटर. याद रखना, जो कॉन्सिलिएशन प्रोसेस है दैट इज मच बिगर कॉन्सेप्ट देन मीडिएशन, एंड कॉन्सिलिएटर प्लेज मोर इम्पॉर्टेंट एंड इन्वॉल्व रोल दैन मीडिएटर. इतना याद रखना. आई होप ये कंप्लीट जो डिस्कशन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा. आई हैव ट्राइड टू समराइज द एंटायर चैप्टर इन अ वेरी crisp and clear manner, and the notes are also, I have tried to make it a bit colorful so that आप लोगों को ये attractive लगे. and guys, trust me, इसके बाहर कुछ भी नहीं है. आई हैव कवर्ड एंटायर 100% ऑफ द सिलेबस फ्रॉम योर ICI मॉड्यूल. तो कीप रिवाइजिंग एंड डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज आई विल बी कवरिंग द एंटायर लॉ एंड ऑडिट. एज ऑफ नाउ मेरा यही प्लान है, लॉ ऑडिट को पूरा May 22 के लिए विद इन अ मंथ मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा. एंड उसके बाद आई हैव अ प्लान टू start with the SCMP batch. So guys, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करो वीडियोस को अगर पसंद आते हैं दोस्तों में. एंड देन लास्ट थिंग इज, वो जो ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दो, ताकि कुछ भी ऐसा वीडियो आए आप लोगों को दिख जाए. चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड जय हिंद.